में आप 8 का भाग देने पर आपके पास शेषफल क्या आएगा? तो वही देखिए यहां आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन में पुटअप कर देता हूं। यहां पहला जो ऑप्शन है वो 0 है, बी ऑप्शन 1 है, सी ऑप्शन 2 है और डी ऑप्शन 4 है। तो क्या करोगे? 9 की घात 1 कीजिए पहले। कितना हो गया भाई? 10 हो गया क्या? 10 में 8 का भाग दोगे तो 2 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? अब आप 9 की घात 2 कीजिए, 1 जोड़िए, 9 की घात 2 का 81, 1 82, 82 में 8 का भाग दीजिए तो क्या होगा? 8 एकम 8, 2 में भाग जाता नहीं, भाग टूटता 0, 2 बच गया। यानी आप क्या देख रहे हो कि यहां जब घात सम हो तो भी 2 बच रहा है, घात विषम हो तो भी 2 बच रहा है, विषम हो तो भी 2 बच रहा है, सम हो तो भी 2 बच रहा है। तो इसका कहने का अर्थ यह हो गया कि हर कंडीशन में आपका शेषफल वही आना है। कितना? 2। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यह है 13 की पावर 143 प्लस 143। इसमें आपको 14 का भाग देना है और देखना है कि आपका उत्तर क्या आता है। ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन 15 है और डी ऑप्शन आपका 11 है। तो भाई आपको चेकआउट करना है कि इसका क्या सॉल्यूशन बनने जा रहा है। तो आप इसको करने की कोशिश कीजिए। आपको 1 मिनट दिया जा रहा है। कर लिया? क्या आया? चलो मैं बताता हूं। देखिए 13 की घात 1 करके देखें, प्लस 143 करेंगे तो 13 की घात 1 पर 13 आएगा। 13 और ये 3 3 6 हो गया क्या? 5 1 156। अब 156 में आप किसका भाग देने जा रहे हो? 14 का भाग देने जा रहे हो। कितना शेषफल आएगा भाई? शेषफल को लिख दीजिए यहां। तो आपका 14 एकम 14 बच गया, 1 16, 2 बच गया। यानी जब पावर विषम थी तो आपका शेषफल 2 बच रहा है। अब आप जरा देखिए 13 की पावर 2 करोगे और 143 जोड़ोगे, यानी 2 करोगे तो 169 हो गया। 169 प्लस 143 कितना हो गया ना भाई? 12, 10 10 1 11, 1 1 2, 2 1 3। दोबारा देख लीजिए, 9 और 3 12, आंसर की 1, 6 4 10 10 और 1 11, आंसर की 1, 1 1 2, 2 1 3। इसमें आप किसका भाग दोगे? 14 का। 14 का भाग दोगे तो 14 28। कितना शेषफल बचा भाई? 3 32। 32 में कितना आएगा? 14 28, 4 शेषफल बच गया। कितना? 4 शेषफल। आप क्या देख रहे हो? जब पावर इसकी विषम है तो 2 शेष बचता है और जब पावर सम है तो 4 शेषफल बचता है। तो अब आप ट्राई कीजिए कि आपको किसके लिए बोल रहा है। आपको 143 जो कि पावर कैसी है? विषम। तो इस स्थिति में सदैव आपके पास 2 शेष बचेगा। यानी जब पावर सम है तो 4 शेषफल बचेगा और पावर यदि विषम है तो 2 शेषफल बचेगा। इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो जो कंपटीशन में आने वाली समस्याएं हैं वो इस प्रकार की होती है और इस प्रकार से आप इनका सॉल्यूशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जो जब हमने इसको चालू किया था, नंबर थ्योरी को, नंबर सिस्टम की थ्योरी जो जब पढ़ाई थी तो वहां हमने नहीं बताए। आज हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए यदि आपके पास 1
+2 +3 +4 +5 इस प्रकार से डॉट डॉट n संख्याएं हैं। क्या है भाई? ये प्राकृत संख्या है, यानी n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है, n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। जैसे मान लीजिए आपको बोलता है कि 1 से लेकर, क्या बोलता है, 1 + 2 से 50 प्राकृत संख्या, 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कीजिए, 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कीजिए। तो बताइए यहां आपके पास टोटल संख्या कितनी है? 50। तो यहां n की जगह 50 डालिए, 50 में 1 जोड़ोगे 51 हो गया, 51/2, 50 से 25 से काट दी, यानी 25 टाइम कट जाएगा, क्या हो गया, 25 एकम 25 हासिल की 2, 25 पंजे कितना हो गया, 125, 125 और 2 127। तो आपका उत्तर आना है 1275। दोबारा देख लीजिए, आपको यदि बोले कि 1 से लेकर के इतनी संख्याओं का योग कितना होगा, इतनी संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप क्या करोगे? आप टोटल संख्या देख लो, उसको 1 बढ़ा के गुणा करके दो, आधा कर दो, सीधा सा तरीका है। कई बार क्या होता है, वो बीच से संख्या बोल देता है, बीच से संख्या बोल देता है कि 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, की प्राकृत संख्याओं का योग। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है? देखिए, पहला तरीका तो यह है कि आप 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का जोड़ ज्ञात कर लो इस फॉर्मूले से, और फिर 51 से लेकर के 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का जोड़ अलग ज्ञात कर लो, और फिर उसको घटा दो। देखिए, 1 से 100 तक की यदि हम संख्याओं का योग इस फॉर्मूले से देखें, 1 से 100 तक की बात कर रहा हूं, 1 to 100, तो क्या होगा, 100 इंटू 100 में 1 जोड़ेंगे, 101/2 कितना हो गया रे भाई, ये हो गया। तो 505 यानी 5050 होगी। 5050 में से 1275 घटा दीजिए, 5 14 में से 7 9 में से 2 गया 7 और या 4 3 3775 होगी। क्लियर हो जाना चाहिए। यानी यदि आपको 1 से प्रारंभ करके संख्याओं का जोड़ पूछे तो जितनी संख्या है उतना यहां डाल दीजिए फॉर्मूले में। यानी 1000 संख्या है, 100 संख्या है तो 100 × 101/2 कर दिया, जैसे मैंने यहां किया है। और यदि आपको 20 से पूछे, जैसे 51 से 100 तक पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 से 50 वाली तो वापस रखनी है भाई संख्या। तो आपको आपका जो योग है, जो ये फॉर्मूला है, वो तो 1 से चालू होता है, 1 से n तक का होता है। तो आपको यहां तक यानी 50 तक ले रहे हो तो 50 तक की वापस रखानी तो पड़ेगी। या फिर इसके लिए एक सीधा फॉर्मूला है, वो क्या है, वो है संख्याओं का योग कर दीजिए। जो आपको दो संख्या दी हुई है 51 और 100, उनका योग कर दीजिए और अंतर कर दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, /2 चलो करने की कोशिश करते हैं, कीजिए। योग कितना होगा, 51 और 100 का योग कितना हो गया भाई, 151 हो गया क्या। जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 100 में से 51 घटाएंगे तो 49 बचेगा। भाई अंतर कर रहे हैं, तो 100 में से 51 घटाएंगे 49 आएगा, 49 में 1 जोड़ दो 50 हो गया, बटा दो। इसको 25 टाइम काट दो, कट गया 50 25 टाइम, 25 एकम 25,
आंसर की 2, 25 पंजे 125, 125 और 2 127, 127 में हासिल की 12 रह जाएगी, 25 एकम 25, 25 37, कितना आया? वही आपका 3775 आया। तो n, यदि n प्राकृत संख्या 1 से आरंभ होकर के n प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो n इंटू n प्लस 1/2 कर दीजिए। और यदि 20 से स्टार्ट करता है तो आप क्या कर दीजिए, पहले तो 1 से लास्ट तक ज्ञात कर लीजिए और फिर उससे पहले जो है उनका योग ज्ञात कर लीजिए, दोनों को घटा दीजिए जैसे मैंने यहाँ किया है। या फिर सीधा सूत्र याद रखिए कि आप पहले तो जो आपको दो संख्या दी गई है उन दोनों का जोड़ कर दीजिए और घटाव करके एक जोड़ दीजिए, जोड़ कर दीजिए, घटाव करके एक जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए। तो ये तरीका होता है आपका संख्याओं को फाइंड आउट करने का। आगे हम बढ़ते हैं। तो यदि आपके पास n सम संख्याएं हैं, n सम संख्याएं हैं, तो n सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करोगे? वैसे देखिए, आप एक आपको चीज बता दूं, जैसे 1 2 4 6 ... n संख्याएं यहां आ रही है। कितनी संख्याएं आ रही है? n आ रही है। यदि आपके पास n संख्या, n सम संख्या, आप देख रहे हो सम संख्या है, 2 4 6 ये सम संख्या है, ये n सम संख्याएं हैं। तो एक देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिनके दो कर्मागत पदों का अनुपात अंतर, ऐसी श्रेणी जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, आप क्या देख रहे हो, इन दोनों का अंतर क्या है? 2 में से 1 हटाओगे 1 है कि नहीं, इन दोनों का अंतर क्या है? 1 है, इन दोनों का अंतर क्या है? 1 है। तो इस प्रकार की श्रेणी जिनके दो कर्मागत पदों का अंतर सदैव समान रहे, वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। और इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस, या सीधा याद रख लो a प्लस l, जहां l लास्ट पद होता है, लास्ट पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d। इस फॉर्मूले में ये तो प्रथम पद होता है, ये टोटल पदों की संख्या होती है, और ये सार्व अंतर होता है। क्या होता है? सार्व अंतर होता है, सार्वांतर। ठीक है, लास्ट पद का फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूले में a यानी प्रथम पद है, n कुल पदों की संख्या, d सार्वांतर है। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, या इसका एक फॉर्मूला और होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ये वही बात होती है, इसी का सरलतम रूप ये है। तो अब यहां पर देखिए आपके पास संख्या कितनी है? n है बाई 2, a प्रथम पद कितना है? 2 है, प्लस आपके पास लास्ट पद कितना है? अब लास्ट पद का कैसे पता चले? तो लास्ट पद देखने के लिए एक काम करते हैं ना, ये फॉर्मूला यहां पुटअप कर देते हैं। चलो 2 गुना 2 कर देता हूं मैं, प्लस लास्ट पद मेरे पास n है, n माइनस 1 गुना 2 क्या मिलता है? देखिए 2 n बटा 2 4, प्लस ये क्या हो गया? 2n माइनस 2। सिंप्लीफाई करेंगे n/2 2n प्लस 2, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 2 कॉमन लिया, ये आ गया, ये n प्लस 1 बच गया। क्या हुआ रे भाई? आपके पास आया n गुना n प्लस 1। यही लोग शॉर्ट ट्रिक के रूप में इसको यूज करते हैं। ये आपका कक्षा 10 में जो समांतर श्रेणी है वहीं से फॉर्मूला मैंने लिया है। इस फॉर्मूले में भाई सम संख्याओं का जोड़ चाहिए आपको, सम संख्याओं का जोड़ चाहिए 2 4 6। अब यहां पर a प्रथम पद आपका 2 मैंने डाल दिया, n आपका टोटल लास्ट का पद है, कितना है पता नहीं, यानी पता नहीं है ये कितना है। अब d कितना है, कितना अंतर है? 2 2 का अंतर है, वो
पुटअप कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो n इंटू एन प्लस वन आया। यही फॉर्मूला आपका ज्यादातर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं और है वो आपको क्या करते हैं, ट्रिक के रूप में बताते हैं कि आपको ट्रिक बताते हैं जब सम संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना है तो क्या करोगे। तो अब आप लिख लीजिए n सम संख्याओं का योग n सम संख्याओं का योग कितना होगा, अभी फॉर्मूला निकाला है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, सॉरी ये टोटल का पूछे, टोटल n प्राकृत संख्याओं का पूछे तो आपको पता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू आता है। यदि इनमें से सम का पूछे तो ये आता है। अब देखिए जैसे इसको देखते हैं फॉर्मूला बैठा कि नहीं। चलो मेरे पास ये इतनी संख्या है यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 सम संख्या है, 3 सम संख्याओं का जोड़ देखूंगा। कितनी सम संख्या है मेरे पास, 3 है, 1 2 3 सम संख्या है तो भाई साहब यहां 3 पुटअप कर दीजिए। 3 करोगे तो 3 गुणा 3 और 1 4, 12 हो गया। जरा देखते हैं 12 होता है कि नहीं, 2 और 4 6 6 6 12। तो क्या करना है, यहां n क्या है, n लास्ट पद नहीं है, पदों की संख्या है। इस फॉर्मूले में n पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब आपको n सम संख्याओं का योग पूछे तो आप क्या करोगे, n इंटू एन प्लस वन, जितनी सम संख्या उससे एक ज्यादा से गुणा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि कर्मागत, अब ये कर्मागत जरूर आपको यूज करना है। कर्मागत 50 संख्याओं का योग कितना होगा, कर्मागत 50 संख्याओं का सम संख्याओं का, या प्रथम प्रश्न देगा आपको, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का योग कैसे करोगे, n बराबर कितना है, 50 संख्या बोल रहा है, 50 संख्या बोल रहा है तो 50 गुणा 51 कितना हो गया रे, 0 5 एकम 5 पचम 25, 2550 हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको पूछ ले क्या पूछ ले जनाब, आपको ये पूछ ले कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 31 इसमें सम संख्याओं का जोड़ बताइए, क्या करोगे। तो मेरे को पहले तो आप ये बताइए कि इसमें सम संख्या है कितनी। यदि आप 30 तक देखो तो 15 सम संख्या हुई कि नहीं हुई, क्लियर है भाई। 30 तक आधी सम है, आधी विषम है, तो 30 का आधा 15। अब चूंकि 31 ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो 15 की 15 रही, यानी इसके बीच में कितनी सम संख्या है, 15 सम संख्या है। तो 15 सम संख्या है तो कितनी संख्या हुई सम, 15 का योग क्या करना है, तो 15 गुणा 16 कर दो, आ गया उत्तर। तो क्लियर हो जाना चाहिए। n सम संख्याओं के योग को आप ट्रिक के रूप में याद रख सकते हो, n गुणा n प्लस वन, जितनी संख्याओं का योग पूछ रहा है उससे एक ज्यादा से गुणा कर दीजिए। अब हम आगे चलते हैं, n विषम संख्याओं का जोड़ देखते हैं कितना आता है। क्या करेंगे, n विषम संख्याओं का, n प्रथम विषम संख्याओं का, n प्रथम विषम। अब ये जो फॉर्मूले सब प्रथम के लिए ही है, ये नहीं कि 20 से जैसे 10 12 इससे चालू कर दिया, इससे चालू कर दिया तो उससे पहले वाली को घटाना पड़ेगा। n प्रथम विषम संख्याओं का जोड़, और कंपटीशन में होता क्या, इस प्रकार की ही चीजें आती है, संख्याओं का योग। भाई साहब जितनी आपकी विषम संख्या है, यदि 5 विषम संख्या है तो आप क्या करोगे, 5 का वर्ग कर दीजिए यानी n स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। जैसे आपको क्या करना है, 1 प्लस 3 कितनी विषम संख्या भाई आपके पास, 2 का वर्ग कर दीजिए, कितना आया भाई, 4 आया नहीं आया।
आपको ये ज्ञात करना है 1 + 3 + 5 कितनी विषम संख्या है आपके पास 3, तो 3 का वर्ग कर दीजिए, कितना आया 9, जोड़ दीजिए 9 ये आएगा। आपको ज्ञात करना है 4 विषम संख्याओं का, तो 4 का वर्ग कर दीजिए, कितना आया 16, जोड़ दीजिए 16 आएगा। तो आपके पास यदि n विषम संख्याएं हैं, उन n विषम संख्याओं का आपको सम चाहिए, तो आपको क्या करना है, जितनी विषम संख्या है उनका वर्ग कर दीजिए, यानी n है तो n², जैसे मैंने 3 एग्जांपल आपको देकर के बताए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग देखते हैं। हटा दूं इसको, फ्रेम वगैरह तो सही आ रही है। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होने वाला है भाई, ये होना है n × n + 1 × 2n + 1 / 6। क्या होना है, n × n + 1 2n + 1 / 6। अब भाई साहब एक एग्जांपल लेकर के काम कर लें। जैसे आपको पूछता है 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + 4 का वर्ग + 5 का वर्ग + 6 का वर्ग + 7 का वर्ग + डॉट डॉट करके 10 का वर्ग कर दे, और पूछ ले कि जनाब कितना होगा। तो भाई n बराबर कितनी संख्या ले रहे हो आप, यहां 10 ले रहे हो, तो 10 यहां रख दीजिए, 10 × 10 + 1 × 2 × 10 + 1 बटा 2, सॉरी 6। क्या होगा रे, 10 × 11 × 20, 20 × 1 21, 21 बटा 6। ये आपका कितने टाइम कट जाएगा, 7 टाइम कट जाएगा, 3 से ये 2 टाइम, 2 से ये 5 टाइम, 11 5 55 हो गया, 55 × 7, 7 पंजे 35, आंसर लिखिए 3, 7 पंजे 35 और 3 38। भाई साहब ये जोड़ आएगा आपका। तो इस प्रकार से किन्हीं भी प्राकृत संख्याओं का यदि वर्गों का योग देखो, तो आपके लिए ये फॉर्मूला यूजफुल होगा, n × n + 1 2n + 1 / 6। ठीक है, यदि आपको ये चीज करनी है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, यानी n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग देखना है, n प्राकृत संख्याओं के घनों का, ये तो क्या है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। यदि घनों का योग देखना है तो जो संख्या आपकी थी n × n + 1 यानी प्राकृत संख्याओं का योग, उसका वर्ग होता है भाई साहब, उसका क्या होता है, वर्ग होता है। क्लियर, ध्यान रखने वाली बात है, क्या होता है उसका वर्ग होता है। जैसे आपको पूछ ले कि 1 का क्यूब + 2 का क्यूब 5 का क्यूब या 10 का क्यूब पूछ ले कितना होगा, तो भाई साहब n की जगह कितना है 10, 10 × n + 1 11 बटा 2 का स्क्वायर 5, कितना हो गया रे, 11 5 55, 55 का वर्ग कितना होगा, 55 25 और 30। ओके, कितना हो जाएगा 55 25, एक का अधिकरण पूर्वेण सूत्र से होगा। वेदिक गणित कहती है
कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 और आप उसका वर्ग करना चाहते हो तो आप क्या करो, जो पहले वाला अंक उसके एक अधिक से गुणा करके लिख दो, तो यह आपका 25 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ संख्याओं का योग, वर्गों का योग और घनों का योग है। एक और देख लीजिए, जैसे एक चीज देखो, आपको दिखाता हूं। लोग कहते हैं ये ट्रिक है, अरे ट्रिक क्या है, ये गणित ही है। ये क्या है भाई, क्या लिखा मैंने, 4 के गुणज यानी 4 का पहाड़ा लिखा है, 4 का टेबल लिखा है। आपको पूछे इन सब का जोड़ कितना होगा, इन सब का जोड़ कितना होगा। वैसे मैंने आपको वो जोड़ तो बता ही दिया, प्राकृत संख्याओं का, शोधक की संख्याओं का, यानी कितनी भी संख्या पूछ सकता है, आपको बोल दे कि 1 से लेकर के इतनी संख्याओं का जोड़ कितना होता है, तो उस फॉर्मूले को, प्राकृत संख्याओं के योग के फॉर्मूले को आप यूज कर दीजिए, यानी जितनी संख्या पूछ रहा है उसके एक डबल से गुणा करके आधा कर दीजिए। ठीक है, यदि इनका पूछता है, यानी किसी पहाड़े यानी 4 के पहाड़े को यदि हम 15 बार लिखे, 20 बार, कितनी बार लिखा जा सकता है, तो उन सब का जोड़ कितना होता है। तो देखिए भाई साहब, सीधी सी बात है, मैं देखो चीज करने जा रहा हूं यहां, बहुत ही सिंपल है, एक फॉर्मूला, एक ट्रिक बनाने जा रहा हूं। इसी प्रकार n बार मान लीजिए, कितनी बार लिखा जा रहा है ये गुणज, n बार मान लीजिए। अब मैं देखो यहां क्या कर रहा हूं, यहां देख रहा हूं कि प्रत्येक में 4 कॉमन आ सकता है, बाहर आ सकता है, तो यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा 2, यहां क्या बचा 3, यहां क्या बचा 4, यहां क्या बचा 5, और लास्ट में यहां n बच जाएगा। n पद है तो n बचेगा। ये क्या है भाई, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है कि नहीं, सॉरी n प्राकृत संख्याओं का योग है कि नहीं, जो कि क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है कि नहीं, होता है। यहां 4 क्या है, 4 का फाड़ा था, 4 के गुणज थे, तो मैं यहां इसको एक अन्य नाम दे देता हूं x। क्या नाम दू, x। तो x के n गुणजों का योग, x के n गुणजों का योग, n गुणज यानी यहां x की जगह क्या, 4 के 8 गुणजों का योग, 4 के 8 गुणजों का योग। तो मैं यहां लिख रहा हूं n, x के n गुणजों का योग, ये 4 की जगह x लिख दीजिए, n इंटू n प्लस 1/2, यही लोग बोलते हैं ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, चलो 4 के 8 गुणजों का योग कितना होगा, 4 टाइम कर दिया, कितना हो गया 16, 16 को 9 से गुणा करेंगे 144 हो गया। तो 4 के फाड़े में 8 गुणजों का योग, यानी यहां 32 तक जब योग करेंगे तो 144 आएगा। किसी फाड़े में देखिए, किसी का भी देखिए, जैसे मान लीजिए 2 का फाड़ा मैंने लिख दिया 20 तक लिख दिया, और पूछा यानी 2 का फाड़ा 20 तक लिख दिया, जैसे 2 है 4 है और लास्ट में 40 कर दिया, तो मेरे को जोड़ ज्ञात करना है, जोड़ ज्ञात करना है तो क्या करूंगा भाई, 2 संख्या कितने 20, 20 गुणज ले रहा हूं, 20 गुणा 21/2, ये लो भाई आ गया। बहुत सिंपल है, सॉरी 21 गुणा 42, 420। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हो, बहुत ही इजी सी बात है। देखिए
ये आपका नंबर सिस्टम खत्म होने जा रहा है। आगे और जो समस्याएं हैं, आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें शामिल होती जाएगी। संख्या पद्धति में यही चीजें आती हैं। अब एक चीज और बता देता हूं, आप गिनती तो जानते ही हो। आपको शुरू में मैंने बताया था कि जो संख्याएं होती है अंकों से मिलकर बनी हुई होती है, और 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्या है वो अंक मानी जाती है, और बाकी जो संख्या है वो अंकों के संयोग से मिलकर बनी हुई होती है। अब मैं आपको ये बोलूं कि 1 से यानी गिनती जो है, जो प्राकृत संख्या है उनमें यानी एक एक अंक की संख्या तो कितनी है? संख्या पद्धति में 1 अंक वाली संख्या 9 होती है, और संख्या पद्धति में 2 अंक वाली संख्या 90 होती है, 3 अंक वाली 900 होती है, 4 अंक वाली 9000 होती है। इसी प्रकार 1 से 100 तक यदि आपको पूछा जाए कि कुल कितने अंक, कुल अंकों की संख्या कितनी है, 1 से 100 तक यदि हम गिनती लिखें 1 to 100, तो इसमें जो डिजिट काम में लेंगे, जैसे मैंने यहां लिया 12 में 1 2 डिजिट काम में लिए, है ना, तो कितने डिजिट काम में आएंगे? तो 1 से 100 तक की संख्या में कुल अंकों की जो संख्या होती है वो कुल अंक 192 होते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए 1 से 100 तक की गिनती में कुल शून्य जो होते हैं वो आपके 11 होते हैं, और 1 से 100 तक की गिनती में कुल जो 1 होते हैं वो 21 होते हैं, और बाकी 100 तक की गिनती में बाकी अंक, बाकी यानी 2 3 4 5, ये आपके 20 होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है कभी सीधा पूछ ले। ठीक है, एक से 100 तक की गिनती में कुल अंक आपके 192 आएंगे। 1 से 100 तक की गिनती में कुल जो 0 आएंगी वो 11 आएगी। 1 से 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा। 1 से 100 तक की गिनती में बाकी अंक जैसे 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, तो 20 बार आएगा। ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। सामान्यतः कोई ही व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, जब आप समस्त दर्शकों का डीसी मैथ्स पॉइंट में स्वागत है। हमने नंबर सिस्टम के बारे में पीछे 2 वीडियो देखे हैं। आज हम नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट लेके चलते हैं। यहां पर हम चर्चा करेंगे, कोई दी हुई एक संख्या है, कोई एक दी हुई संख्या है, उसके अभाज्य है कि नहीं ये देखने के लिए। जैसे मेरे पास यानी आपको क्वेश्चन मिल रहा है 349 अभाज्य है या नहीं। यानी आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो मिलने वाला है वो इस प्रकार से मिलने वाला है कि बोलेगा कि निम्न में से कौन सी अभाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है। उसमें 3 या 4 आपको ऑप्शन दे जाएंगे, 3 में कोई संख्या दे दे, चौथा बोल दे कि नन ऑफ दिस, और उन चारों ऑप्शनों में से एक अभाज्य संख्या होगी। तो कोई भी जो संख्या है उसका टेस्ट कैसे करें कि वो अभाज्य है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, आपने नाम सुना होगा पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो प्राकृत संख्याओं का या ऐसी संख्याएं जो पूर्णांकों का वर्ग करने पर प्राप्त होती है पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 1 का वर्ग करोगे
1 आएगा, 2 का करोगे 4 आएगा, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484। तो इस प्रकार से आगे यानी उस संख्या को, जिस संख्या को आप वर्ग कर रहे हो उसको खुद से गुणा कर दीजिए तो वो संख्या आ जाती है। आगे हम जब आपका टॉपिक आएगा वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, तो वहां हम शॉर्ट रूप से यानी वैदिक गणित को अप्लाई करके शॉर्ट फॉर्मूलों के द्वारा हम वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले केवल आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। एक ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त होती है पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, ये जो है आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं मानी जाती है। तो अपना मेन मुद्दा क्या था? अपना मेन मुद्दा था 349 को भाज्य या अभाज्य, प्राइम या कंपोजिट नंबर शो करना। यदि आपको इसको प्राइम नंबर शो करना है तो आप इससे जस्ट बड़ी कोई पूर्ण वर्ग संख्या सिलेक्ट कीजिए। तो इससे जस्ट बड़ी पूर्ण संख्या यदि आप सिलेक्ट करने बैठोगे तो 361 कितना आएगा, यानी 349 इज लेस 361। अब मेरे को बताइए कि ये 361 किसका वर्ग होता है? 19 का वर्ग होता है। अब आपको क्या काम करना है? आपको यह काम करना है कि इस 19 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन कौन सी हुई भाई? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। इन संख्याओं का आप क्या करोगे? इन संख्याओं का इसमें भाग देके देखना है। किसमें? 349 में। क्लियरली आपको यहां दिखाई दे रहा है कि 349 में 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक विषम संख्या है। आगे बढ़ोगे तो 3 का भाग जाएगा क्या? तो 3 का भाग देने के लिए हम क्या करते हैं? अंकों को जोड़ देते हैं। 3, 4, 7, 7 और 9, 16। 16 में 3 का नहीं जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा। फिर हम 5 का डिवाइडेशन करने के लिए क्या करेंगे? हमें पता होना चाहिए, जैसा कि आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यहां पर यदि 0 इकाई का अंक 0 या 5 है तो आपकी 5 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलो 5 भी खत्म हुआ, 5 तक नहीं जा रहा। 7 का देखते हैं। तो 7 का भाग देने के लिए हम क्या करेंगे? आपको बता रखा है कि इकाई के अंक को डबल करके शेष जो बचे उसमें से घटा देंगे। यदि इकाई का अंक देखें 9 है, शेष 34 है, तो 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, यानी 9 को क्या करना है? 2 से गुणा करके घटाना है। तो क्या हो गया? ये हो गया 34 माइनस का 18, 14 में 6, 1, 16 बच गया। कितना बच गया? 16। क्या 16 में 7 का भाग जाता है? नहीं जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा। या आप सीधा भाग देख करके देखना चाहो तो वैसे देख लीजिए, या ये ट्रिक है देखने की। अब हम क्या करेंगे? 11 से डिवाइडेशन देखेंगे। 11 से डिवाइडेशन देखने के लिए क्या करना होगा? विषम स्थानों के अंकों को जोड़ना है। विषम स्थानों के अंकों का योग कितना हो रहा है? 9 और 3 12, 12 में से 4 गया तो 8। 9, 3, 12, 12 में से 4 गया तो 8। 8 में 11 का डिवाइडेशन नहीं होता तो इसमें 11 का भाग भी नहीं जाएगा। अब हमें क्या करना है? 13 से विभाजिता की जांच करनी है। तो 13 से विभाजिता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? जो संख्या है या तो उसमें 13 का भाग देके देख लीजिए, या फिर इस संख्या के इकाई के अंक को 4 से गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए। शेष में 34 में 4 से किसको गुणा करेंगे? 9 को। तो 34 प्लस 36 क्या हो गया भाई? 6, 70 हो गया क्या? क्या 70 में 13 का भाग जाता है? नहीं जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा। फिर 17 से डिवाइडेशन देखने के लिए आप क्या करोगे? 17 से डिवाइडेशन देखने के लिए आप क्या करोगे? आप जो शेष बची संख्या है
यानी इकाई का अंक कितना है, 9 है। इस 9 को आप 5 से गुणा करके गठा दीजिए, 5 से गुणा करके गठा दीजिए। गठाओगे तो 34 माइनस का 45 कितना बचा रहा है, माइनस का 11। क्या माइनस के 11 में, यानी 11 न्यूमेरिकल वैल्यू देखना आपको, क्या 11 में इस तरह का भाग जाता है, नहीं जाता, नहीं जाता। तो आप यहां देख रहे हो कि 19 से छोटी संपूर्ण अभाज्य संख्याओं में से किसी का भी भाग इस 349 में नहीं जा रहा, इसलिए हम यहां ये कहेंगे कि 349 एक अभाज्य नंबर है। 349 एक अभाज्य। क्लियर? देखिए दोबारा बता देता हूं, 7 से विभाजिता की जांच करने के लिए क्या करना है। 7 से विभाजिता की जांच करने के लिए जो संख्या उसकी इकाई को का जो अंक उसको डबल करके शेष में से घटाते जाना है, और लास्ट जो बचता है उसको देखिए कि ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। 13 से विभाजिता देखने के लिए आपको क्या करना है, इकाई के अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ना है, और लास्ट में देखना है कि जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 13 से डिवाइड है कि नहीं है। 17 से विभाजिता की जांच करने के लिए आपको क्या करना है, इकाई के अंक को 5 से गुणा करके शेष में से घटाना है, और देखना है कि प्राप्त संख्या 17 से डिवाइडेबल है कि नहीं है। और एक और है, 19 से जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 19 से जांच करने के लिए आपको यह देखना होगा कि जो संख्या का इकाई का अंक है उसको डबल करके शेष संख्या में जोड़ दीजिए, शेष संख्या में जोड़ दीजिए। जोड़ने पर लास्ट में जो संख्या प्राप्त होती है उसको देखिए कि वो 19 से डिवाइड है कि नहीं है, तो उससे पता चल जाता है कि ये डिवाइडेबल होगी कि नहीं होगी, यही अभाज्य होगी, डिवाइडेबल होगी कि नहीं। तो इस प्रकार से कोई भी आपको संख्या दे और पूछे कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, उससे जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लोगे। जैसे मैंने यहाँ 349 से जस्ट बड़ी 361 ली। 361 किसका वर्ग होता है, 19 का होता है। तो 19 से छोटी समस्त अभाज्य संख्याओं का इसमें भाग देके चेक किया, तो मैंने पाया कि इनमें से किसी भी अभाज्य संख्या से ये विभाजित नहीं होती, अतः यह आपकी अभाज्य संख्या है। अब एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे आपके क्लियर हो जाए। 509 लेता हूं, कितना लेता हूं, इसकी जगह 509 कर देता हूं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका 509। अब हम यहां क्या करेंगे, अभी क्या बताया था, जस्ट जिस संख्या को देखना उससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। तो 509 से जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 529 होगी क्या, 23 का वर्ग। तो 529 23 का वर्ग है, जो कि इससे जस्ट बड़ा है। तो आप यहां लिख दीजिए, क्या लिखोगे भाई, यहां लिखोगे 509 इज लेस 529, जो कि किसका वर्ग है, 23 का वर्ग है। तो इससे छोटी कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, 19 और शामिल हो जाएगी इसमें। अब भाई आपको देखना है डिवाइडेशन करते हुए। देखिए सबसे पहले आपको इस 509 में 2 का भाग देके देखना है। क्लियर है कि इकाई का अंक सम नहीं है, अतः आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। अंकों का जोड़ करें तो 14 होता है, जो कि 3 से विभाजित नहीं हो रहा। इकाई का अंक 0.5 में से नहीं है, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब आप 7 से विभाजिता की जांच करोगे, 50 माइनस 18 करोगे। भाई इसको डबल करना है इकाई के अंक को और घटाना है। 50 में से 18 गया तो 32, 32 7 के पार्ट में नहीं आता, तो 7 से डिवाइडेबल नहीं है। फिर आप 11 से डिवाइडेबल करने की कोशिश करोगे तो विषम अंक का योग करोगे, 14, 14 माइनस 0 कितना हुआ, 14। 14 में 11 का भाग नहीं जाता, तो 11 से भी डिवाइडेबल नहीं है। 13 से विभाजिता की जांच करने के लिए अभी अभी आपको नियम बताया था, क्या बताया था कि जो शेष संख्या है उसमें इकाई के अंक को 4 से गुणा करके जोड़ दीजिए। तो 50 प्लस कितना हो गया, 9 चौक 36, कितना हो गया 86, और 13 के फाड़े में कभी 86 आता नहीं, तो 13 से डिवाइडेबल नहीं है। 17 से डिवाइडेबल करने के लिए अभी आपको तरीका बताया था कि शेष जो संख्या है उसमें इकाई के अंक को 5 से गुणा करके जोड़ दीजिए।
तो 50 प्लस 45 बराबर हो गया 95। और हम जानते हैं कि 17 के फाड़े में कभी 90, इसमें घटाना है, 17 में घटाना है। अभी आपको बताया था कि 17 से डिवाइडेशन कैसे करते हैं, घटाते हैं किससे, 5 से गुणा करके। तो 5 से गुणा करके यदि घटाएंगे तो 5 बचा, 5 17 से डिवाइडेबल नहीं है, तो 17 का डिवाइडेशन इसमें नहीं होगा। 19 को देखने के लिए हम क्या करेंगे, 19 को देखने के लिए हम 2 से मल्टीपल करके जोड़ेंगे, तो 50 प्लस 9 दूनी 18 हो गया सीधा ही। जोड़ना है, इसको उधर घटाते हैं साथ में, इसमें जोड़ते हैं, तो क्या हो गया, ये 68 हो गया। तो क्या डिवाइडेबल है, बोलिए। क्या कभी 19 के फाड़े में, क्या कभी 19 के फाड़े में 68 आता है, नहीं आता। तो आपका क्या हो गया, ये डिवाइडेबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने देखा कि 509 जो है वो इनमें से किसी भी अभाज्य संख्या से डिवाइडेबल नहीं है, अतः 509 एक प्राइम नंबर है। तो 509 इज ए प्राइम नंबर। ओके, तो इस प्रकार से किसी भी अभाज्य संख्या के बारे में यदि हमें देखना है कि ये अभाज्य है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उससे जस्ट पूर्ण वर्ग, बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, फिर देखेंगे किसका वर्ग है, उससे छोटी संपूर्ण अभाज्य संख्याओं का भाग लेकर के देखेंगे। यदि किसी का भी भाग नहीं जा रहा तो आपकी अभाज्य है, अदरवाइज कंपोजिट होगी। ओके, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम एक स्पेशल प्रकार का क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। वो क्या है, ढंग से समझने की आवश्यकता है। क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन है कि किसी संख्या में लगातार, किसी संख्या में लगातार, कोई एक संख्या है उसमें लगातार 4, 5 और 7 का भाग देने पर शेष जो बचता है वो क्रमशः है 2, 3 और 4 बचता है। यदि उस संख्या में लगातार इसके रिवर्स क्रम का, यानी रिवर्स नंबर में, यानी पहले 7 का, फिर 5 का और फिर 4 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा, क्रमशः शेष क्या आएगा। देखिए, कई बार पूछ लिया जाता है एसएससी वगैरह में कि कोई एक संख्या है, कोई भी पता नहीं उस संख्या का कौन सी है, लेकिन हमें इस बात का पता है कि उस संख्या में जब हम 4, 5 और 7 का भाग देते हैं, यानी जब 4 का भाग देते हैं तो 2 शेषफल बचता है, 5 का भाग देते हैं उसमें तो 3 शेषफल बचता है, और 7 का भाग देते हैं तो 4 शेषफल बचता है। क्या कह रहा है, कोई एक संख्या है, अननोन नंबर है, जिसका हमें पता नहीं है, उसमें यदि 4 का भाग देंगे तो 2 बचता है, 5 का भाग देंगे तो शेषफल 3 बचता है, 7 का भाग देने पर 4 शेषफल बचता है। अब ये पूछ रहा है कि यदि हम इसका उल्टा करें, यानी उस संख्या में पहले 7 का भाग दें तो क्या शेष आएगा, फिर 5 का दें तो क्या शेष आएगा, और 4 का दें तो क्या शेष आएगा। तो ये देखने के लिए प्रश्न यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, किसी संख्या में लगातार यानी पहले आपको 4 का भाग देना है तो 2 शेष बचेगा, फिर आपको उसमें 5 का भाग देना है, 3 शेष बचेगा, फिर आपको उसमें किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है, 4 शेष बचेगा। अब ये बोल रहे हैं कि पहले 7 का दोगे तो कितना आएगा,
फिर जो बची उसमें 5 का दोगे तो क्या, यानी प्रश्न को ढंग से देखिए, किसी संख्या में लगातार, यानी लगातार का मतलब क्या हो गया यहां, लगातार का मतलब यह है कि जैसे मान लो 10 है, 10 में 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया, 2 बार गया, 2 शेष आ गया। अब इस 2 में किसी अन्य संख्या का भाग दोगे, यानी जो भागफल आ रहा है उसमें उत्तरोत्तर भाग देते हुए चलना है। तो देखिए इसका सबसे अच्छा मेथड ये है, देखिए यहां पर आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है। अब पता नहीं वो संख्या क्या है, सपोज कर लेते हैं x है, 4 का भाग दोगे इसमें तो कितना शेष आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर आप उसमें 5 का दोगे तो कितना आएगा, 3 शेष आएगा। और फिर इसमें 7 का दोगे तो कितना आएगा, 4 शेष आएगा। यहां आप 1 रख लीजिए, ठीक है। देखिए भाई क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमें इस x को फाइंड आउट करना है कि x का मान क्या आएगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से एडजस्ट करना है। यहां x लिख दो, यानी इस प्रकार से 3 पार्ट बना लो। इधर जो भाजक है उनको लिख दो, इधर जो रिमाइंडर है शेषफल है उनको लिख दो। बीच वाले में जो संख्या डिवाइडेड बचता जाएगा वो आपका आ जाएगा, यानी भागफल जो भी यहां आए संख्या आनी है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करें, इन दोनों को गुणा करके ये जोड़ देते हैं, इन दोनों को गुणा करके ये जोड़ देते हैं। अभी 1 क्यों लिखते हैं, तो ये लास्ट में आपका भाजक जो है, जो भागफल है वो 1 है। तो हमें पता है कि भाजक को भागफल से गुणा करेंगे और शेषफल जोड़ेंगे तो वो संख्या आएगी कि नहीं आएगी, क्लियर सी बात है। मान लेते हैं लास्ट में भाग एक बार गया, तो यदि इस भाग ये आप इसका भाग दे रहे हो तो ये भाजक हो गया, भाजक को भागफल से गुणा करके शेषफल जोड़ोगे। आप जानते हो कि जो भाज्य होता है वो आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, डिवाइडेंड इक्वल डिवोजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां 7 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 7 एकम 7, तो फिर उसमें 4 जोड़ेंगे। देखिए क्या प्रोसेस है, 7 एकम 7 प्लस 4, ये आपका भाजक की तरह काम कर रहा है, ये भागफल की तरह काम कर रहा है, और ये 4 शेषफल की तरह। तो 7 एकम 7, 7 और 4 11 हो गया। तो भाई साहब यहाँ 11 आएगा। अब यहाँ भागफल इसके लिए भागफल का काम कर रहा है, तो यहां इसको गुणा करेंगे तो 11 5 55, 55 फिर इसमें 3 जोड़ देंगे, 58 आ गया कि नहीं आ गया, 11 5 55, 55 में ये जोड़ दीजिए, 58 आ गया। अब हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे, x का वैल्यू क्या करेंगे, 4 गुणा 58 प्लस 2 क्या हुआ है भाई, 8 चौक 32, हासिल की 3, 20 20 और 3 23, 23 प्लस 2 बराबर हो गया 234। कितना हो गया, 234। तो भाई साहब यहां 234 आना है, यानी वो जो आपकी अननोन संख्या थी जिसमें वो बोल रहा था कि एक अननोन संख्या, एक अज्ञात संख्या, एक संख्या जिसमें लगातार इन संख्याओं का भाग देने पर ये शेष बचता है, वो अज्ञात संख्या आपके पास है। अब आप क्या करोगे, एक सेकंड पैरा बनाओगे, सेम ऐसा ही ये 234 में आप भाग देने जा रहे हो, किसका, रिवर्स क्रम में 7 का, ठीक है। तो भाग दीजिए, क्या शेष बचता है वो लिख दीजिए, जितने बार जाता है उसको यहां लिख दीजिए, और चलो दीजिए इसमें 7 एकम 7, 7 3 21 हो गया क्या, 2 बच गया, 7 3 21 हो गया, 24 हुआ था, 3 बच गया। अब इसमें किसका भाग दोगे, 5 का, 5 का दोगे, 6 पंजे 6 बार गया, 3 शेष बच गया। फिर आप इसमें किसका दोगे, 4 का, 4 का भाग दोगे यहां, तो 4 एकम 4, कितना शेष बच गया, 2 बच गया। तो जब आप किसी अज्ञात राशि में क्रमशः लगातार 4 5 7 का भाग देने पर यह शेषफल बचता है, तब यदि रिवर्स क्रम में आप भाग दो, यानी 7 5 4 का भाग दो, तो शेषफल क्या बचेगा वो आ जाएगा। यहां कोई जरूरी नहीं है कि रिवर्स क्रम का ही बोले, वो आपको ये बोल सकता है कि इन संख्याओं का भाग देने पर ये बचता है, ये शेषफल बचता है। अब बताइए कि इन संख्याओं का कोई भी संख्या हो सकती है, तो आपको इस प्रकार से वो संख्या यहाँ पुट अप कर देनी है और शेषफल देख लेना है। तो ये तरीका होता है
जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है। आगे चलते हैं। देखिए कल के वीडियो में आपने फेस वैल्यू वगैरह है, फेस वैल्यू की जानकारी ली थी, उनका डिफरेंस पता किया था। अब एक टाइप का क्वेश्चन और बच जाता है, वो देख लीजिए। वो किस टाइप का क्वेश्चन है मैं बात कर लेता हूं। गाइड में क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन और बन सकता है जो हमने अभी तक देखा नहीं है। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे 17 की पावर यहां 14 है गुणा 15 की पावर 12 है और 14 की पावर 18 है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस प्रकार का है जिसमें आपको ये पूछ रहा है कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए भाई बहुत सिंपल सी बात है। इसको सबसे पहले अभाज्य संख्याओं यानी यहां अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको तोड़ दीजिए। इसको आप तोड़ोगे तो 17 तो अभाज्य है ही खुद ही, गुणा 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 5 लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 15 की पावर 12 गुणा 5 की पावर 12 हो गया, नहीं हुआ। फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको 2 की पावर 18 इंटू क्या हो गया 7 की पावर 18 हो गया, हो गया। यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ लीजिए। अब देखिए क्या करना है आपको, 17 की पावर 14, वैसे सब अलग अलग है, कोई मिल नहीं रहा, तो इनकी ये जो पावर है, ये जो पावर है, इन पावरों को आप जोड़ दीजिए, यही इसका समाधान होने वाला है। क्या करोगे, ये जो पावर आ रही है इनको आप जोड़ दीजिए। तो इन पावर को जोड़ने की कोशिश कीजिए, कितनी आती है। जोड़ के देखिए, यदि आप इनको जोड़ोगे, यानी ऐसा कर लीजिए, पावर को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। 12 बार दूना 24 हो गया क्या, और 18 दूना 36 हो गया, कितना हो गया भाई 6 4 0 0 4 14, हासिल की 1 3 1 4 4 2 6 6 1 7। तो कितना मिलने वाला आपको 74। तो 74 अभाज्य गुणनखंड होंगे। यानी आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन देता है और बोलता है कि बताइए कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, प्राइम फैक्टर, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दीजिए। जैसे यहां 17 था, 17 खुद अभाज्य तोड़ने की कोशिश करनी नहीं है। यहाँ 15 है, 15 को 3 गुणा 5 के रूप में लिखा जा सकता है और 14 को 2 गुणा 7 के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप यहाँ देख रहे हो ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य, सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप इनकी जो पावर है, पावर का जोड़ कर दीजिए, उसके बराबर ही आपके यहाँ अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्लियर। अब आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि कोई भी लीजिए, 7 की पावर 49 है, 7 की पावर 49 है, इसमें 5 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, इसमें 5 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो इसको कैसे करना है, 7 की घात 1 करेंगे, इसमें 5 का भाग देंगे तो 7 में 5 का भाग देंगे, 2 शेष आएगा कि नहीं आएगा। फिर 7 की घात 2 किसके बराबर हो गया 49, और 49 में हम 5 का भाग देंगे तो कितनी बार क्या शेष रहेगा, 9 बार चला जाएगा, 4 शेष रहेगा। इसी प्रकार हम 7 की घात 3 को देखें, 7 की घात 3 को देखें तो क्या हो गया 49 गुणा
7, 9 7 63 हासिल की 6, और ये कितना हो गया भाई 7 दूनी 14, सॉरी 9 7 63 हासिल की 6, 7 का देख रहे हैं, 9 7 63 हासिल की 6, और 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, कितना आया 343। इसमें हम एक बार 5 का भाग देने की कोशिश करते हैं, तो 6 पंजे 30, 4 बच गया 40 हो गया, 43 हो गया, 43 में 8 और क्या बचा 3 शेषफल बच गया। इसी प्रकार आगे बढ़े, यदि इसको 343 को हम 4 से गुणा करें, सॉरी 7 से गुणा करें, तो वापस क्या आएगा 7 21 हासिल की 2, और 7 चौक 28, 28 और 2 30 हासिल की 3, और 7 21, 21 और 3 24। इसमें आप एक बार 5 का भाग देके देख लीजिए, तो यहां पर आप 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा 4, ये वापस आपका कितना हो गया 40 हो गया, 40 में 8 और 1। इससे तो ये अलग अलग संख्या ही प्राप्त होने वाली है आपको। अब आप इसकी पावर 5 करके देख लीजिए, और फिर आपके पास क्या है कि एक रिवर्स वापस वही घात के रूप में आती जाएगी एक संख्या, तो आप वहां से ये बोल सकते हो कि इसमें इसका भाग देने पर ये शेष बचेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन यहां हम करते हैं 17 की पावर 200, 17 की पावर 200 में 18 का भाग देना है, 17 की पावर 200 में 18 का भाग देना है, तो देखिए क्या बनेगा आपके पास। चलो आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन आपके पास है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 16 और डी ऑप्शन है 17। तो अब देखिए क्या करना है आपको। आपको यह क्या करना है, 17 की घात 1 करोगे तो कितना है, 17 की घात 1 में आप किसका भाग दोगे 18 का, तो कितना शेषफल बचेगा आपके पास 17 का 17 बच गया, बचा कि नहीं। अब यदि आप 17 की घात 2 करोगे, 17 की घात 2 करोगे, 2 करोगे और इसमें 18 यानी 2 करोगे तो कितना आ गया 289 आ गया। 289 में आप 18 का भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको 18 एकम 18, कितना 10 बच गया। ठीक है, 109 हो गया। तो 109 में कितने टाइम जाएगा देख लीजिए, 18 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 6 48, 108। क्या 108 आएगा, तो शेष क्या बच गया 1 बच गया ना। ठीक है, तो क्या करना है, अब हम यहां देख रहे हैं कि 17 की घात यानी 17 की घात सम होने पर आपका एक शेषफल बचता है, तो यहां पर इसकी जो पावर है वो सम है। जब सम पावर होती है, जब सम पावर होती है तो शेषफल उतना ही आता है जितना कि सम पावर होने पे यहां आ रहा है। तो यहां सम पावर है 200, तो यहां सम पावर होने पे शेषफल 1 आ रहा है, तो यहां पर भी आपका शेषफल 1 ही आएगा। यहां ये विषम पावर था इसलिए आपका ये अलग हटके होता है। तो सम पावर होने पर हमेशा क्या होता है, सॉल्यूशन वही आता है जो पहले आ रहा था। ठीक है, यानी आपको क्या करना है 1 2 पर चेक कर लेना है। अब यदि आप इसका आगे 17 घात 3 करोगे, 17 घात 4 करके देख लीजिए, तो फिर इस प्रकार से आप पर्टिकुलरली ये इस तरीका अपना सकते हो। आगे हम देखिए एक और संख्या लेकर के काम करते हैं।
वो क्या है। जैसे 25 की पावर 25 में आप भाग देने जा रहे हो 24 का, तो शेषफल कितना बचेगा ये आपको बताना है। देखिए भाई 25 है, 25 की घात 1 करोगे और भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 24 का भाग दोगे तो 1 शेषफल मिलेगा। अब 2 घात करोगे तो 600, अब 625 हो गया। 625 में आप 24 का भाग दोगे तो, या वैसे सीधा देख लीजिए विषम पावर होने पे, यानी ये 1 शेषफल बच रहा है तो हमेशा ही 1 शेषफल आपका आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। जब आप यदि इसको और आगे इस प्रकार से करना चाहो तो इसमें अब जब आप भाग दोगे तो भाग देने पर आपका लास्ट का शेषफल यहां पर भी 1 ही आने वाला है। यदि 3 पावर करोगे तो भी 1 आ रहा है, यानी सम पावर पे भी 1 आएगा और विषम पावर पे भी 1 आएगा। तो आपका यहां शेषफल क्या आना है, 1 शेषफल आना है। इस प्रकार से आपके सामने एक दूसरा प्रॉब्लम और लेके चलते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि पूछ लिया करते थे कि बता 1 की गिनती में कितने बार 1 आता है, कितने बार 2 आता है। तो ये चीजें हैं, वहां हम ये देखने के लिए नहीं बैठेंगे कि ये इतनी बार आ रहा है, सीधा आप जवाब दोगे। छोटे थे तब ये पूछ लिया जाता था कि बता 1 से 20 तक के अंकों का जोड़ कितना होता है, तो हम वहां बैठते 1 + 2 + ऐसे करने के लिए। आप सीधा याद रख लो, जितनी संख्या बोल रहा है उससे 1 ज्यादा करके गुणा कर दो, 2 आधा कर दो। तो इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। एक चीज देखो, जब हम देख रहे हैं तो एक स्पेशल चीज और आती है, वो देख लेते हैं कि कोई एक संख्या है 3 की घात 4 है -4 की घात 3 है। ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी? किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी? तो सिंपल सी बात है, इस प्रकार के यदि कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करो, n की जगह 1 रख के देख लो। तो 3 की पावर 4 गुणा 1 - 4 की पावर 3 गुणा 1 कितना हो रहा है? 3 की पावर 4 - 4 की पावर 3 कितना हो गया? 3 को 4 बार गुणा कीजिए तो 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 3 से 27, 27 81, 4 को 64, कितना हो गया? 11 में से 4 गया तो 7 बच गया। क्या 7 में से 1 गया? 17 बच गया। तो भाई साहब ये 17 से डिवाइड होगी। आपको क्या करना है, n बराबर 1 रख के उसको सरल करके देख लेना है कितना आ रहा है, और वो किससे पूर्णतः विभाजित है, तो ये 17 से पूर्णतः विभाजित है। क्लियर? तो इस प्रकार से यह आपका आज नंबर सिस्टम खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाया हुआ तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके। एकदम निःशुल्क प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करवाया जाएगा बिना किसी शुल्क के, घर बैठे। धन की भी बचत है, समय की बचत है। कोचिंग इंस्टीट्यूटों में जाओगे, धक्के खाओगे, आज सर नहीं है, आज ये हो गया, इससे बढ़िया है घर बैठ के आराम से 1 घंटा की जो भी कालांश है उसको पढ़िए। दिन में 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कोई पैसा नहीं है। तो आपसे यही उम्मीद है कि आपको यदि पसंद आया है तो आप जरूर शेयर करोगे। थैंक यू।